मैथोलॉजी। आई एम अंकिता धीमान। हमने क्लास 9 NCERT बुक्स का चैप्टर शुरू कर रखा था, नंबर सिस्टम, विच इज चैप्टर 1। हम उसकी 4 एक्सरसाइजेस कर चुके हैं और इंट्रोडक्शन मैंने स्टार्टिंग में ही दे दी थी इस चैप्टर की। सो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5। तो चलिए देखते हैं 1.5 का फर्स्ट सम क्या है। फर्स्ट सम के हमारे पास 5 पार्ट्स के बना। सो स्टेटमेंट क्या कहती है फर्स्ट सम की? क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स इज रैशनल और इरेशनल नंबर। हमें बताना है कि हमें जितने भी पार्ट्स गिवन हैं उनमें से रैशनल नंबर कौन से हैं और इरेशनल नंबर कौन से हैं। सो जो फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट है उसकी स्टेटमेंट है 2 माइनस अंडर रूट 5। So 2 is a rational number and minus under root 5 is a irrational number. So rational minus irrational is irrational number. So जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर है irrational number. So rational minus irrational number is irrational number. Second part is 3 plus under the root 23 minus under the root 23। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 3 plus under the root 23 minus under the root 23, ये कट गए। हमारे पास क्या बचा? 3, which is a rational number. 3 is a rational number. So third part is 2 under root 7 over divided by 7 under root 7। under root 7 के साथ under root 7 कैंसिल आउट हो, तो हमारे पास क्या बता? 2/7 which is a rational number। आगे देखिए फोर्थ पार्ट। फोर्थ इज 1 upon under the root 2। So this is again irrational number। Fifth part is 2 pi। Here 2 is rational number multiplied by pi is irrational number. So rational into irrational is irrational number। तो ये था 1.5 के फर्स्ट सम के 5 पार्ट्स। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही करा दिए थे, आपको इंट्रोडक्शन में मैंने सब करा दिया था, ये सब समझाया था। व्हाट आर रैशनल नंबर, व्हाट आर इरेशनल नंबर्स। सो चलिए नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट इज सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें जो भी वैल्यूज गिवन होंगी, जो भी एक्सप्रेशंस गिवन होंगे, हमें उनको सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना है। इसके भी 4 पार्ट्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड का फर्स्ट पार्ट इज 3 प्लस अंडर द रूट 3 इंटू 2 प्लस अंडर द रूट 2। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 2 इज 6 प्लस 3 इंटू अंडर द रूट 2 इज 3 अंडर द रूट 2। अंडर रूट 3 इंटू 2 इज 2 अंडर द रूट 3। सो अंडर रूट 3 इंटू अंडर द रूट 2 इज अंडर द रूट 6। सो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज 3 प्लस अंडर द रूट 3 माइनस अंडर द रूट 3। इसको तो चाहे आप ऐसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए या चाहे आप a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। सो हम फॉर्मूला लगाते हैं। a प्लस बी ए माइनस बी इज, वी नो दैट a plus b
a minus b is equals to a square minus b square. Here a is equals to 3 and b is equals to under the root 3. So अगर ये फॉर्मूला लगाएं 3 plus under the root 3, 3 minus under the root 3, so a square minus b square. So 3 3s are 9 minus under root 3. Under root 3 की वैल्यू इज 1 by 2 multiply by 2. 2 से 2 cancel. So 9 minus 3 is equals to 6. This is the solution of second part. अब हम करेंगे third part. Third part is under root 5 plus under root 2 whole square. अब हमें पता है, we know that a plus b whole square is a square plus b square plus 2ab. Here a is equals to under the root 5, b is equals to under the root 2. So फॉर्मूला लगाएं होल स्क्वायर का, अंडर द रूट 5 प्लस अंडर द रूट 2 होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 into a into b. This comes out to be 5 plus 2 plus 2 under the root 10. 5 plus 2 is 7. 7 plus 2 under the root 10. This is the solution of second part. Now we will do fourth part. Fourth part is under the root 5 minus under the root 2 under the root 5 plus under the root 2. ये और ये बिल्कुल सेम है, so यहाँ भी फॉर्मूला लगा देते हैं a plus b minus b का, which is a square minus b square. This comes out to be 5 minus 2 is 3. So this is the solution of fourth part. So ये चारों पार्ट थे 1.5 के सेकेंड सम के. So इसी के साथ 1.5 के हमारे दो सम कंप्लीट हो गए. आई होप आपको समझ आया होगा. ये तो बहुत सिंपल सम्स है, मल्टीप्लिकेशन है बस, और फॉर्मूला आपको आना चाहिए. सो चलिए चलते हैं थर्ड सम की तरफ. So sum number 3 is pi is defined as ratio of circumference say c of a circle to its diameter say d, that is pi is equals to c upon d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? अब हमें बोला गया है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस है d और जिसकी सर्कमफ्रेंस है c, और हमें बोला गया है that pi is ratio of circumference and diameter of circle. अब हम डायमीटर की वैल्यू कोई भी ले सकते हैं, से 2, 3, 4, 5, 6 जो आपका मन करे. हम ले लेते हैं 5 which is an integer. 5 is an integer. अब बारी आती है सर्कमफ्रेंस की. सर्कमफ्रेंस हम ऐसे नहीं निकाल सकते. सर्कमफ्रेंस के लिए हमें सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए, डायमीटर, रेडियस, ऑल. सो अगर हम सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करते हैं ऐसे या किसी डिवाइस से, तो उसमें एरर रहता ही रहता है. वो कभी हमें एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी नहीं देता. सो वो वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, वो कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है. सो अगर कोई वैल्यू अप्रोक्सीमेट आती है तो वो रैशनल नंबर भी हो सकती है और इरेशनल नंबर भी हो सकती है. कैसे? अब हम कोई भी वैल्यू अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ले लेते हैं सर्कमफ्रेंस की, और जब उसको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे सक्सेसिव मैग्निफिकेशन लगाकर, तो वो नंबर टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है. वो रेपिटेटिव नंबर भी हो सकता है और नॉन रेपिटेटिव भी हो सकता है. सो डिपेंड करता है कि हमारी वैल्यू क्या आती है. तो वो अगर टर्मिनेटिंग और रेपिटेटिव आएगी तो वो रैशनल बन जाएगी. अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेपिटेटिव आएगी तो वो इरेशनल बन जाएगी. सो अप्रोक्सीमेट वैल्यू रैशनल भी हो सकती है और इरेशनल भी हो सकती है. और डायमीटर हमने इंटीजर ले लिया.
So pi is a irrational number because अगर हम सर्कमफ्रेंस की कोई भी वैल्यू निकालेंगे तो अगर उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो वो टर्मिनेटिंग भी आ सकती है, नॉन टर्मिनेटिंग भी आ सकती है, रेपिटेटिव भी आ सकती है, नॉन रेपिटेटिव भी आ सकती है। तो अगर टर्मिनेटिंग और रेपिटेटिव होगी तो वो रैशनल बन जाएगी, अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेपिटेटिव होगी तो इरेशनल बन जाएगी। सो पाई इज ऑलवेज अ इरेशनल नंबर। सो उन्होंने जो कॉन्ट्रडिक्शन दी थी दैट पाई इज रैशनल नंबर, आप उसको कैसे जस्टिफाई करोगे इस कॉन्ट्रडिक्शन को? सो दिस वॉज द concept about the so this was the concept about pi. So pi comes out to be irrational number, वो मैंने आपको सारा समझा दिया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब इस एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट सम है फोर्थ, वो थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो हम लास्ट में करेंगे। उससे पहले हम इसका फिफ्थ सम के भी आगे 4 पार्ट्स हैं और फिफ्थ सम इज रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें जितने भी 4 पार्ट्स में स्टेटमेंट गिवन होगी उनके डिनोमिनेटर को हमें रैशनलाइज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज 1/√7। रैशनलाइज करते हैं 1/√7 इंटू √7/√7। न्यूमिनेटर एज इट इज। डिनोमिनेटर मैं आपको इसका सॉल्व करके बता देती हूँ कंप्लीटली कैसे आएगा इसकी वैल्यू जब हम दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। बाकी सम्स में मैं डायरेक्ट लगाऊंगी। सो इसको हम लिख सकते हैं √7 इंटू √7। √7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 7 की पावर 1/2 इंटू 7 की पावर 1/2। और मैंने आपको बताया था जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है। 1/2 प्लस 1/2 कम्स आउट टू बी 2/2। 2 कैंसिल आउट हो गए, सो 7 की पावर आ गई 1। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया √7/7। बहुत सिंपल है ये, तो सिर्फ कैलकुलेशन है, ये तो आपको समझ आ ही गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सेकेंड पार्ट इज 1/√7 माइनस √6। चलिए रैशनलाइज करते हैं 1/√7 माइनस √6। और रैशनलाइज जब हम करते हैं तो डिनोमिनेटर में जो साइन होता है उसका ऑपोजिट साइन आ जाता है। जैसे माइनस था तो यहाँ प्लस आ गया, अगर यहाँ प्लस होता तो वहां माइनस आ जाता। न्यूमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर 7, जैसे मैंने बोला था यहाँ मैं डायरेक्ट वैल्यू लगाऊंगी। √7 इंटू √7 इज 7 प्लस माइनस माइनस √6 इंटू √6 इज 6। सो दिस कम्स आउट टू बी √7 प्लस √6/1। सो इसका आंसर आ गया √7 प्लस √6। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट इज 1/√5 इंटू √2। चलिए रैशनलाइज करते हैं 1/√5 प्लस √2। जब रैशनलाइज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। न्यूमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर इज √5 इंटू √5 इज 5 माइनस 2। सो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 3। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 3। अब हम करेंगे पार्ट 4th, दैट इज 1/√7 माइनस 2। चलिए रैशनलाइज करते हैं इसको भी। 1/√7 माइनस 2 इंटू √7 प्लस 2। साइन चेंज हो गया जैसे मैंने आपको बताया था। न्यूमिनेटर एज इट इज, √7 इंटू √7 इज 7 प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4। सो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा √7 प्लस √2, √7 प्लस 2, 7 माइनस 4 इज 3। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 4। सो ये था 5th के 4 पार्ट्स। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
ये तो बिल्कुल कैलकुलेशन थी, ये बहुत सिंपल था, आपको समझ आ ही गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। चलिए अब इसका लास्ट सम जो बचा है वो कर लेते हैं, विच इज फोर्थ। सो सम नंबर फोर्थ इज रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। √9.3 हमें नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। नंबर लाइन में आपको डिटेल में इंट्रोडक्शन में समझा चुकी हूँ, तो प्लीज वो वीडियो जरूर जाके देख लीजिएगा। अब √9.3 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। मैं यहाँ फ्री हैंड बना रही हूँ, आप प्लीज कंपास यूज कीजिएगा और कॉपी पे बनाइएगा। मैं तो यहाँ बोर्ड पर फ्री हैंड बनाऊंगी क्योंकि यहाँ तो कंपास चलेगी नहीं। तो चलिए हम नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं √9.3 को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केल यूज करके 9.3 लेंथ की एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एक एज का नाम हो जाएगा ए, दूसरे एज का नाम हो जाएगा बी और इसकी लेंथ इज 9.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इस पॉइंट से यूनिट लेंथ मतलब 1 सेंटीमीटर की एक लाइन आगे ड्रॉ करेंगे 1 सेंटीमीटर की, और उस पॉइंट को नाम दे देंगे सी का। So this is 1 सेंटीमीटर, this is 9.3 सेंटीमीटर, this is 1 सेंटीमीटर। सो टोटल A to C तक जो लेंथ बनेगी लाइन की वो बन जाएगी 10.3 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे A to C तक एक मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, कंपास को आधे से ज्यादा खोलेंगे। जब खोलेंगे A पॉइंट पे रख के, कंपास की निब को एक पॉइंट पे रख के एक यहाँ कहीं पर आर्क लग आएगी और नीचे की तरफ यहाँ कहीं पर आर्क आएगी। जब हम इसी तरह C पॉइंट पर कंपास रख के यहाँ कहीं एक आर्क कट करेगी और नीचे से यहाँ कहीं पर एक आर्क कट करेगी, और हम जब इनको ज्वाइन कर देंगे सो दिस कम्स आउट टू बी द मिड पॉइंट ऑफ A to C लाइन, और इसको हम O का नाम दे देते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, B पॉइंट पर एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर। उससे पहले क्या करिए, सो दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन AC। सो दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन AC। अब हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट पर कंपास रखकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। मिड पॉइंट पर कंपास रखकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। जब सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे तब हम B पॉइंट पे कंपास रख के या D की हेल्प से एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और 90 डिग्री का एंगल ऐसा बनेगा और इस पॉइंट का नाम दे देंगे हम D, जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा होगा। अब O और D को ज्वाइन कर देते हैं। जब हमने O और D को ज्वाइन कर दिया तो ODB एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं। OD और B एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब A to C लाइन थी, टोटल जो उसकी लेंथ थी वो थी 10.3 सेंटीमीटर और O उसका मिड पॉइंट था। सो O to C जो लाइन बनेगी वो होगी हाफ ऑफ 10.3। सो हम इसको लिख सकते हैं 10.3 डिवाइडेड बाई 2। टोटल लेंथ थी 10.3, जब हम हाफ की निकालेंगे तो डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो O to C की वैल्यू आ गई 10.3 माइनस 2। अब हमें चाहिए O to B की वैल्यू, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल OD और B बना रहे हैं। तो जब 10.3 डिवाइडेड बाई 2 में से -1 करेंगे, क्योंकि BC 1 सेंटीमीटर था तो -1 करेंगे, तो एलसीएम वगैरह लेके हमारी ये वैल्यू आ जाएगी 8.3 सेंटीमीटर। ये वैल्यू हमारी OB आ गई 8.3 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा बेस आ गया वो 8.3 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, 8.3 सेंटीमीटर आ गया। अब ये रेडियस ऑफ सेमी सर्कल था। ये पूरा जो होता है वो डायमीटर होता है, जो हाफ होता है वो होता है रेडियस। तो अगर ये 10.3 है, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड 10.3 सेंटीमीटर। हमें बेस की वैल्यू पता है, हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता है। हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के परपेंडिकुलर की हाइट निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी 9.3 अंडर द रूट। सो ये वैल्यू आ गई अंडर द रूट 9.3। अब हम क्या करेंगे,
हमें पता है कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 9.3 आ गई है, तो हम इस पॉइंट से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। हम इस पॉइंट पे कंपास रखकर एक सेमी सर्कल अगेन ड्रॉ करेंगे और यहां जो पॉइंट आएगा से E, सो O टू E की वैल्यू जो होगी वो हो गई √9.3। सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ सम नंबर 4th। आई होप आपको समझ आया होगा। आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1.5। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। और कोई भी आपका कजन, फ्रेंड्स, कोई भी जो आपकी वाली सेम क्लास में पढ़ता है, 9th क्लास में पढ़ता है, तो प्लीज आप उसके साथ ये वीडियो शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मैं हेल्प, ज्यादा से ज्यादा बच्चों की मैं हेल्प कर सकूं। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगर मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप उसको आराम से देख सकेंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।